Hello plus 2 class, welcome to lecture number 8 of coordination compounds. लास्ट टू लेक्चर्स यानी कि लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 का जो पार्ट 2 था, ठीक है, उसमें हमने वीपीटी खत्म कर ली, राइट। वीपीटी, जब भी वीपीटी वर्ड आएगा तो आपको वीपीटी को डायरेक्टली रिलेट करना किसके साथ? डायगोनल मोमेंट के साथ। वीपीटी कहती है अगर मेरे को डायगोनल मोमेंट बताओगे तभी मैं आंसर दे पाऊंगा, तो आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज फिट हो जानी चाहिए। अगर आपको कह रहा है कि वीपीटी के थ्रू सॉल्व करो, आप उसको कहो मेरे को डायगोनल मोमेंट दो तब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने हैं, है ना। और तो आपको कुछ भी नहीं पता, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता लगने हैं? डायगोनल मोमेंट से। क्लियर? और डायगोनल मोमेंट से ऐसा क्या होता है कि डायगोनल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली हम कर रहे हैं, लेकिन डायगोनल मोमेंट उतना क्यों है? पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका आंसर देने के लिए हमारे पास है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। छोटी सी थ्योरी है, ठीक है, समझनी है बस। क्लियर? और इस पे बहुत कुछ बेस्ड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक CFT। इसमें देखो, आप लोगों को भी लिखना नहीं है, पहले समझ लो। वो कहता है जो मेटल होता है दो तरह से इंटरेक्शन करता है। मेटल दो तरह से इंटरेक्शन करता है लिगेंड के साथ। आयन आयन इंटरेक्शन, डोंट राइट एनीथिंग, आयन आयन इंटरेक्शन एंड नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? NH3 ले रहा हूं। वो कहता है अगर न्यूट्रल लिगेंड हुआ, ठीक है, तो इस पे चार्ज लेने वाला डेल्टा नेगेटिव, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी, आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर बच्चे? तो ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की बॉन्डिंग, वीपीटी ने नहीं की। क्लियर? तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रही। लिखो, राइट डाउन। This theory gives a much more satisfactory explanation for bonding and the properties of coordination complexes. Write down further crystal field theory यानी कि CFT लिखोगे। CFT considers the metal ligand bond, ऐसे लिखते हैं। CFT considers the metal ligand bond to be ionic, arising from electrostatic interactions between the metal ion and the ligands. Full stop. The ligands are treated as point charges. फिर फर्दर दो तरह की होती है, अगर हमारे पास लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है या लिगेंड न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनी है, जैसे कोबाल्ट COF6 3 नेगेटिव, उस तरह की बॉन्डिंग होगी। और इसमें CONH3 6 3 पॉजिटिव। ये लिख लो। इसकी आयन आयन इंटरेक्शन होगी इसमें क्या होगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर? राइट डाउन दिस। जैसे जैसे बच्चे ये टॉपिक करते जाएंगे हम, आप लोगों को और बेहतर समझ आता जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम सीखने लगे हैं कि जब पेयरिंग होती है या पेयरिंग नहीं होती तो ऐसा कब होता है, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, आप लोगों को सिर्फ अभी इधर देखना है, फिर मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। 1 2 3 4 5 डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल पे जब लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, जब लिगेंड अप्रोच करेगा इनकी एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर? रिपल्शंस होंगी, है ना, किसके बीच में? जो मेटल आयन होगा उसके बीच में, उसका न्यूक्लियस और जो इनका न्यूक्लियस होगा, है ना, तो उसके बीच में रिपल्शन होगी, तो इनकी एनर्जी
राइज करेगी। या आप कह सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तरह के रिपल्शन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल में, उनके कौन से चार्ज है, उसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन के पास हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, ठीक है। तो उसके कारण डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है थोड़ी सी राइज कर जाती है, क्लियर। तो इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, मैं बहुत बार रिपीट करूंगा ये बात। मान लो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जब लिगेंड से अप्रोच करेंगे तो एनर्जी राइज करेगी। जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो एनर्जी राइज करेगी, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, आप लोगों ने किया होगा +1 में, हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, एंड डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी के हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और इनकी शेप्स बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। तो उसके कारण ये वाले जो दो ऑर्बिटल है ना बच्चे, इन पे रिपल्शंस मैक्सिमम होती हैं। इन दिस टू केसेस रिपल्शंस आर मैक्सिमम। रिपल्शन मैक्सिमम अगर होएगी तो आप लोग बताओ क्या होगा, इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी लेवल पे होंगे, और वो 3 लोअर पे होंगे। लेकिन जो एवरेज एनर्जी है पांचों की, वो इनिशियल से ऊपर रहेगी, क्लियर। तो क्या होता है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। और ये Tg और T2G आप लोगों ने कहीं ना कहीं डी ब्लॉक में थोड़ा सा देखा होगा, है ना, और वहां पे मैंने शायद अगर क्वेश्चन मेरे सामने आया होगा तो मैंने यही कहा होगा ये कोऑर्डिनेशन में है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में आ चुका है, हम इसको करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी एनर्जी है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी तब जब लिगेंड से अप्रोच नहीं किया, ये उनकी एवरेज एनर्जी है। लेकिन एवरेज है, लेकिन ये स्प्लिट कर जाते हैं, दो ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और इधर डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और बच्चे ये जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल नॉट। O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल स्टैंड फॉर एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑर्बिटल स्प्लिट हुए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्लियर। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन, थोड़ी सी लाइन में 4-5 लाइन से लिख लो, ये थोड़ा सा फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। देखो, इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन, कॉमा, all the 5d orbitals have the same energy, all the 5d orbitals have the same energy, and are called degenerate orbitals, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में से कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, सबकी एनर्जी सेम है, क्लियर। राइट डाउन नेक्स्ट, this means that an electron can occupy any one of these 5d orbitals with equal ease। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल में आ सकता है, ठीक है, विद इक्वल एज, बाय सो बिकॉज पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम। लेकिन क्या होता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए, 3 नीचे, ठीक है, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, और उधर जाने के लिए पहले हमें नीचे वाले लेवल करना पड़ता है, क्लियर। आगे लिखो,
however comma COMMA however on the approach of the ligands comma the orbital electrons will be repelled by the lone pairs ब्रैकेट में लिखो और नेगेटिव चार्जेस ऑफ द लिगेंड, जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारा हमने भी कुछ खास नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और मैं कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो क्या होता है जब ये मेटल आयन है, जब लिगेंड इसके पास आता है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके जो लोन पेयर होंगे या इसके जो नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, वो इसके जो ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिपेल करेंगे। ठीक है, the repulsion will raise the energy of d orbitals। आगे लिखो, the repulsion will raise the energy of the d orbitals आगे लिखो। अभी वो आगे 2-3 लाइंस में कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, मेटल को लिगेंड अप्रोच कर रहा है और इक्वली अप्रोच कर रहा है, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी सबकी इक्वली बढ़ेगी, है ना। लेकिन हमें पता है डी ऑर्बिटल के जो है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सबकी शेप सेम नहीं होती, तो उसके ओरिएंटेशन सेम नहीं होती, तो उसके कारण एनर्जी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं सीधा ये लिखवा रहा हूं। ठीक है, राइट डाउन, आप लोग रीड कर सकते हैं। We know that the d orbitals have different orientations, and therefore these orbitals will experience different interactions from the ligands। दो ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलती है, ये ऊपर चले जाते हैं, और जिनको कम मिलती है वो, या उनके कंपैरिजन में कम होती है, तो वो नीचे आते हैं। क्लियर, ये आपको समझ आ गया। लिखो फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स comma will experience greater repulsions and their energies will be raised relative to their position in the symmetrical field। मतलब की बात कर रहा है इन दो ऑर्बिटल्स की। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, the orbitals lying away from the approach of the ligands will have lesser interaction and therefore their energies will be lower than they would be in a spherical field। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? क्या होती है? जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है और उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आंसर आप लोगों को खुद मिल जाएगा, 3 लाइनों का आंसर है, वो खोलोगे ना साथ में आंसर मिल जाएगा, वो लिख लेना। ठीक है, हाईलाइट किया होगा। आगे देखो, CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, आंसर के बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। राइट डाउन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टेट्राहेड्रल स्क्वायर के अंदर हमारे सिलेबस में CFSC में नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में नहीं। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन है उसका, सिर्फ वही आता है। क्लियर,
इसकी हमें सारा डिटेल में क्लियर। अभी इसलिए हम पहले क्या करने लगे हैं, ऑक्टेट क्लियर। ये आप लोग बच्चे अब बना लो, और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो साथ साथ लिख लेना, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आता है, ठीक है। बुक से भी बना सकते हो। और ये जो पूरी एनर्जी है डेल नॉट है, ठीक है। ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, ये जो तीन ऑर्बिटल नीचे हैं ये हर एक की 2/5 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, और ये 3/5 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, क्लियर। इसको टोटल करोगे डेल नॉट आ जाएगा, ठीक। ये आप सारा कर सकते हो। और इसमें ये जो टर्म्स है Eg, इनको बोलते हैं Eg। इधर देखो बच्चे सारे, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को Eg। इसको T2G और Eg क्यों बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। ये आपको इस क्लास में नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स में आप लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि T2G का T2G नाम क्यों पड़ा, क्लियर। इसको नोट कर लो सारा। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, इसी के साथ इसी के क्रिस्टल फील्ड के अंडर ही आएगा सारे टॉपिक्स, ठीक है। राइट डाउन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लिगेंड्स को अरेंज करेंगे जितनी उसकी कैपेसिटी है, वीक लिगेंड टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब वीक लिगेंड टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं क्या, हमें ये अभी नहीं पता है ना, तो पहले वो पता करते हैं फिर सीरीज पे जाता हूँ, ठीक है। देखो मैं जनरली बता देता हूँ, अभी हम करने वाले इसके बाद टॉपिक भी। अगर लिगेंड पेयरिंग होती है, आप लोगों ने जितने केस पीछे देखे आप लोग चेक कर सकते हो बीबीटी में, जो साइनाइड था जहां पे भी साइनाइड आया वहां पे हमने पेयरिंग की है, ठीक है। देखो मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूँ, जहां पे भी CN आया वहां पे पेयरिंग हुई है, क्योंकि CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा क्या करता है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेते हैं थोड़ी सी, राइट। ये मेरे साथ साथ लिख लो, इसको याद नहीं करना। I नेगेटिव सबसे कम होता है, Br नेगेटिव सारे में लिखवाऊंगा नहीं, थोड़े से 7 या 8 लिखूंगा। Cn नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, है ना। रोटेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, वाटर, अमोनिया, En, NO2, En,
MnO2 देखो CN अभी तक नहीं आया था ना, यहाँ पे आया CN लास्ट में CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ठीक है। ये सबसे वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इधर जाते जाते स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलता है उधर वीक लिगेंड। क्लियर? ये थी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आयोडीन जैसे है ये वीक लिगेंड होते हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको भी मैं समझाने वाला हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो। आपको इसमें याद क्या रखना है, ये तीन आपको याद हो जाएंगे, ये दोनों याद हो जाएंगे, बस बाकी के वीक हैं। क्लियर? चलो अब देखो बच्चे होता क्या है, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने बीबीडी में भी पढ़ा और हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया, 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, हमने अभी तक इसको समझा नहीं है। इससे होता क्या, देखो क्या, मान लो क्रिस्टल फिक्स फिटिंग में हम कर रहे हैं क्रोमियम का करते हैं, मान लो ये मेरे को नहीं पता है ना, आपके सामने लिख रहा हूं मैं, CN6 चार्ज आएगा 3 नेगेटिव आई थिंक -3, ठीक है। तो क्रोमियम पे +3 आएगा, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हाइड्रेशन क्या आने वाली है हमें नहीं पता, हम चेक करेंगे। क्रोमियम 4s1 3d5 4s0 3d3। इसके केस में तो बच्चे पेयरिंग होगी नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 डब्बे पहले ही खाली है, तो हम क्रोमियम की जगह चेंज करते हैं, क्रोमियम की जगह लेते हैं कोबाल्ट ले सकते हो या Fe ले सकते हो, बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे पास, Fe लेते हैं, Fe 4s2 3d6 और ये हमने किया भी हुआ केस, ठीक है। 4s2 3d6 अभी तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीबीटी के थ्रू ही कर रहा हूँ, मैं बीबीटी के थ्रू नहीं करूंगा इसको, ठीक है। देखो 4s2 4s0 और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है बच्चे। मैंने अप्रोच ये तो हम लोग चार्ज निकाल के कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल ही सकते हैं, इसमें बीबीटी से तो मैंने कुछ नहीं पूछा, डेवलपमेंट तो नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो फिर मेरे को पता क्या है, मेरे को ये पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4, और जब ये उसमें आएगा, ये सीधा मैंने एवरेज वाला बना दिया, ठीक है, एवरेज वाला बना दिया, पीछे वाला जो होता है वो नहीं बनाना होता, सीधा एवरेज वाला बनाते हैं। और इसके बाद क्या बनाया, ये अब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे, 1 2 3, और ये जो एनर्जी है इसको क्या बोलते हैं, डेल नॉट। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, है ना, कहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे आएगा या यहां पे जाएगा। आप लोग बोलोगे सर यहां पे आएगा कि पहले पेयरिंग होती है फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ऐसे होता है, या पहले सारे सिंगली फील्ड होते हैं फिर ऊपर जाता है, ऐसे भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड करते हैं ना, तो उसके हिसाब से अगर देखो मेरे को इलेक्ट्रॉन यहां भेजना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इस केस में पेयरिंग होती है, ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना, 2 चीजें होती हैं, एक होती है पेयरिंग एनर्जी और एक हमारी ये एनर्जी ऊपर, जितनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, अनस्टेबल है वो ये वाली पोजीशन, है ना। तो मान लो मेरे पास 4th इलेक्ट्रॉन गिरा, 4th इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन में होगी रिपल्शन, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, होटल के रूम में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम है, तीनों के तीनों बुक हैं, वहां पे एक एक बंदा है, ठीक है। हम लोग वहां जाते हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे, टॉप फ्लोर पे मिल रहा है 10th फ्लोर पे, यहाँ पे जाएंगे या यहाँ पे जाएंगे, वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, एक्सपेंसेस पे, है ना। हो सकता है हमारे पास इतने पैसे ही ना हो कि हम ऊपर जा सके या नीचे, है ना, तो उसको कैसे करोगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, पेयरिंग करने के लिए
हम लोगों की वैसे क्या होना चाहिए, हम लोग तो अगर इंडिपेंडेंट रूम लेना चाहिए, हमें ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, मैं पेयर अप होना ज्यादा बेटर समझूंगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग के लिए, पेयर अप होने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होती है क्रिस्टल फील्ड से। कब? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर रूम सस्ते होते ऊपर तो हम ऊपर भागते, मतलब कि अगर ये कम होती है ना, अगर ये कम होती, एनर्जी कम होती, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, पेयरिंग ना करता। बात समझ आई? ठीक है। तो इसको मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको वीक फील्ड की, फिर आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे इसको। आप लोगों ने अभी सीरीज लिखी है, एक ये एग्जांपल लिख लो, इसमें पेयरिंग होगी, ये दो डब्बे खाली बचेंगे हमारे, और हमारी हाइड्रोजन क्या आ जाएगी, D2S3। क्लियर? नोट इट डाउन, ये लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको लिखवाऊंगा ये भी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लिगेंड ऐसा क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जिसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है ना, जिसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उसके कारण क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होती है। रिपल्शन से क्या होता है, रिपल्शन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। क्लियर? तो इसके एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल कराता हूं मैं आपको। हम जनरल एग्जांपल करते हैं, 1 2 3 4, मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्क समझ आ रहा है? यहाँ पे लिगेंड है हाई नेगेटिव, यानी कि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेवलप, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऊपर जाने के लिए कुछ खास एनर्जी लगनी नहीं, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, पेयर अप होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, मतलब कि पेयरिंग एनर्जी इस केस में ग्रेटर है। और जब पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर हो देन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन भी होते, मैं 5 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बुक में 4 वाले एग्जांपल में 5 ले लेता हूँ। अगर 5 इलेक्ट्रॉन तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर उसके बाद अगर 6वां इलेक्ट्रॉन होता तो वो फिर यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, वीक फील्ड के केस में, वीक फील्ड के केस में, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करता है। व्हाई सो? बिकॉज़ CFEC इज क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। क्लियर? इधर आता है, इधर भी मैं 5 कर लेता हूं, 1 2 3, देख रहे हो मैंने, देखो कितना आपको समझाने के लिए बनाया है, ये अपने आप छोटा या बड़ा नहीं बना, ये हमने दूर इसीलिए रखा। यहां से ऊपर जाना बच्चे बहुत मुश्किल है, इतनी एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू गेट पेयर्ड अप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पेयर होना। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख लो या स्ट्रॉन्ग लिख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होती है डेल नॉट से, आप कह सकते हैं डेल नॉट इज वेरी वेरी हायर देन पेयरिंग एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या चाहिए, कम। बच्चे नोट इट डाउन। यहां पर आपको लिखवा देता हूं, लिखो, if pairing energy is, that is P, if pairing energy is greater than, if pairing energy is greater than CFSE, crystal field energy, crystal field energy ब्रैकेट में लिखो in case of weak field ligands, ब्रैकेट में लिखो in case of weak field ligands, then pairing will not take place, then pairing will not take place, and the complex will be of high spin, and the complex will be
विल बी ऑफ हाई स्पिन, हाई स्पिन बनेगा, पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है। इधर आते हैं, इसमें क्या लिखेंगे बच्चे, जब पहली एनर्जी कम होती है क्रिस्टल फील्ड से, राइट डाउन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे लिख लो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, in case of strong field ligands pairing energy is less than crystal field energy, and thus electron will prefer to get paired up. It means we will get a low spin complex, and hence we will get a low spin complex. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा मैं रब कर रहा हूँ, हाँ जी ये हमारा सारा हो गया। इसको लिखते कैसे हैं थोड़ा सा देख लें, जो आपने बनाया था उसी में कैसे लिखते हैं। देखो आपने ये बनाया था, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर थे 2, नीचे थे 3, कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आपने डी ब्लॉक में देखा था, ये क्वेश्चन था ऐसा, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, T2G T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आप लोग कॉन्फ़िगरेशन देख के भी बता सकते हो कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, राइट। EG इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, सारे अनपेयर्ड है। अगर स्ट्रांग फील्ड होता तो इधर होते ना, ठीक है। जैसे कि इधर यहाँ पे बनाया होगा आपने, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा ऊपर था, ये बहुत नीचे था, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, T2G EG 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसमें 0, साफ साफ दिख रहा है पेयरिंग हो रही है, स्ट्रांग फील्ड है, ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो, उसी के नीचे लिख लो। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन with the help of CFT predict the number of unpaired electrons in FeCN6 4 negative and FeH2O 6, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गए ना, ठीक है। दिस, सो लेट्स स्टार्ट। Fe की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 6, 4s0 3d 6, है ना। CFT के थ्रू जब करना है बच्चे, सीधा पेयरिंग नहीं कर देनी, आपको पता लग चुका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप पेयरिंग कर दोगे, ऐसे नहीं करना, शो ऐसे ही करना है। तो नाउ से पहले 1 2 3 4 5 ऐसे बनाना है, नंबर लेने हैं तो, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, and we can write here that del naught is very large carrying energy, it means electron will pair up, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्योमेट्री उसमें पूछता तो D2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, इट मींस इट्स अ डायमैग्नेटिक, राइट। ये रहा CFT के थ्रू किया मैंने, नोट इट डाउन। अब हम आते हैं इधर 4s2, सारा कुछ सेम, +2 चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन सेम, राइट। और ऑर्बिटल थोड़ा नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में भी अच्छा दिखेगा ये, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, उसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा डेल नॉट जो है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक नीचे है, ठीक है। कितने 100 1 2 3
पैरामैग्नेटिक। क्लियर? इसमें हाइब्रिडेशन क्या रहेगी? sp3d2 हमसे पूछी नहीं है, अगर पूछी होती तो। क्लियर? इसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसके क्वेश्चन और हैं, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी शुरू कर दो। एक लेक्चर और बचा, थोड़ा लेंथी लेक्चर जाएगा वो, उसमें हम करेंगे कलर्स कैसे, कंपाउंड्स के कलर कैसे दिखते हैं, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की किस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो सब, ठीक है। आई होप आपको सीएफटी समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके बाय।